हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। ये वीडियो लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम का 9वां भाग है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेस्पिरेशन यानी श्वसन को खत्म किया है और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन यानी वहन को, और वहन वो भी किसमें? मानव में। तो यानी हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव में वहन। क्लियर? अब वहन कहते हैं किसे हैं? तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा यहां पे दी गई है कि अवशोषित भोज्य पदार्थों, अवशोषित भोज्य पदार्थ का मतलब कौन से? कि वे भोज्य पदार्थ जिनका छोटी आंत में पाचन और अवशोषण हो चुका है और वे पहुंच गए कहां? ब्लड में यानी रुधिर में, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो अवशोषित भोज्य पदार्थों, श्वसन गैसों, श्वसन गैस कौन कौन से? O2 तथा CO2। उत्सर्जी पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से? कि हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न तरह की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। अधिक समय तक अगर रह गए शरीर में तो उनको नुकसान पहुंचाएंगे, तो वे सभी त्यागने योग्य पदार्थ होते हैं, बाहर निकालने योग्य पदार्थ होते हैं। तो वे सभी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। ठीक, तो फिर से देख लीजिए कि अवशोषित भोज्य पदार्थों, श्वसन गैसों, उत्सर्जी पदार्थों आदि का रुधिर द्वारा यानी ब्लड द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही वहन या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक, यानी कि जो भी पदार्थ पच करके आया है अवशोषित होकर के ब्लड में, जो श्वसन में O2 और CO2 आ जा रहे हैं बाहर से अंदर, ठीक, और अंदर से फिर से बाहर जा रहे हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ बन रहे हैं उनको भी बाहर निकलना है। तो इन सभी ये सभी पदार्थ क्या है कि ब्लड में घुल जाते हैं और उसी के द्वारा शरीर के प्रत्येक हिस्से तक क्या होते हैं? संचरित होते हैं, यानी पहुंचते हैं और वहां से वापस आते हैं। ठीक, तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं वहन या ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? अब क्या है कि मानव में यह प्रक्रिया, मानव में जो यह प्रक्रिया वहन की प्रक्रिया, वो मानव परिसंचरण तंत्र द्वारा संपन्न होती है। क्लियर? तो हमारा अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? मानव परिसंचरण तंत्र। तो यहां पे वही लिखा गया कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, या उसी को कहते हैं मानव परिसंचरण तंत्र। क्लियर? अब देखिए, मानव परिसंचरण तंत्र जो है ये मुख्यतः बना होता है 3 भागों से, यानी कि 3 घटकों से मिलकर के बना होता है। यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के होते हैं 3 पार्ट। पहला होता है ब्लड यानी रुधिर, दूसरा ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाएं या रुधिर वाहिनियां, और तीसरा होता है हार्ट यानी हृदय। ठीक, तो एक एक करके देखते हैं। पहला जो है रुधिर या ब्लड जिसे कहते हैं, क्या है कि एक भ्रमण करने वाला द्रव है। भ्रमण मतलब घूमने वाला या बहने वाला कह सकते हैं। तो एक भ्रमण करने वाला द्रव है जिसमें पदार्थ घुलकर शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचते हैं, ये रुधिर है। ठीक, इसको अभी डिटेल में आगे देखेंगे। अगला क्या है? ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाएं या रुधिर वाहिनियां। तो ये वास्तव में क्या होती है? पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में बिछी हुई होती हैं। तो वही यहां लिखा गया है कि वे नलिकाएं या ट्यूब्स जिनमें से होकर रुधिर यानी ब्लड शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है, यानी कि ये जो ब्लड लिखा गया ना कि शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है, तो वास्तव में वो इन्हीं नलिकाओं से होकर के पहुंचता है, इन्हीं नलिकाओं में से होकर के बहते हुए पहुंचता है शरीर के प्रत्येक भाग तक। ठीक, तो ये क्या हो गई? ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिकाएं या रुधिर वाहिनियां। ठीक, तीसरा है हार्ट यानी हृदय। ये क्या है कि एक संकुचनशील अंग है। संकुचनशील का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी इसमें संकुचन हो सकता है और फिर से शिथिल हो सकता है। तो एक संकुचनशील अंग है जो पूरे शरीर में रुधिर यानी ब्लड को पंप करता है या धकेलता है। बिना इसके जो ब्लड है वो पूरे शरीर तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक, तो इन तीनों भागों को, जो ये तीनों भाग हैं ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट को, इन तीनों को हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको? ब्लड को या रुधिर को। ब्लड यानी रुधिर या उसी को रक्त भी कहते हैं। देखिए, रुधिर जो है वो मानव परिसंचरण तंत्र का एक प्रमुख भाग है। तो रुधिर होता क्या है वो देखिए। तो रुधिर जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग लाल होता है। अब तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं वो समझिए।
तो वे ऊतक या टिश्यू जो अंगों या ऊतकों को जोड़ने का या बांधने का काम करते हैं आपस में, वो होते हैं संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। तो जो ब्लड है वो तरल है यानी द्रव रूपी है, और संयोजी ऊतक है तो यानी कि तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग लाल होता है, लाल होता है। ठीक। और यह जो लाल रंग है उसके अंदर, ब्लड के अंदर, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है वो समझिए। तो हीमोग्लोबिन वास्तव में आयरन युक्त एक यौगिक है या पदार्थ है, और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो ब्लड का रंग है वो लाल होता है। ठीक। और जो ब्लड है वो कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है कि वो क्षारीय होता है। तो ब्लड यानी रुधिर क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है, और रक्त जो है या रुधिर जो है वो क्षारीय होता है। क्लियर। अब इसका काम क्या होता है, रुधिर काम क्या करता है, तो यहां देखते हैं। देखिए मुख्यतः 3 काम है रुधिर का जो यहां लिखा गया है। तो पहला काम है कि पूरे शरीर में पदार्थों का परिवहन करता है। पूरी जो बॉडी है उसमें पदार्थ जो भी उपस्थित हैं, चाहे खाने के बाद, पचने के बाद जब अवशोषण हो जाता है भोज्य पदार्थों का, तो वो भी ब्लड में जाकर के घुलते हैं। क्लियर। जो श्वसन गैसें हैं जैसे O2 और CO2, वो भी ब्लड द्वारा ही पूरे शरीर में सर्कुलेट होती हैं। और जो वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, उपापचय की क्रिया जो होती है शरीर के अंदर, उसके फलस्वरूप जो वर्ज्य पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं शरीर के अंदर, वो भी ब्लड के थ्रू ही बहते हैं पूरे शरीर में। तो उन्हीं पदार्थों का पूरे शरीर में पदार्थों का परिवहन करता है। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, उनको ढोता है एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक शरीर के भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है, ले आता है और ले जाता है, यानी ढोता है उनको। ठीक। जैसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं? भोज्य पदार्थों कौन सा? जो पचने के बाद, अवशोषित होने के बाद रक्त में पहुंचे हैं। श्वसन गैस कौन कौन से? O2 और CO2। उत्सर्जी पदार्थ मतलब जो उपापचय की क्रिया के बाद ऐसे पदार्थ बने हैं जो कि अब शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, तो वो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, उनको बाहर निकलना है, तो वो भी इसी में घुल करके पहुंचते हैं भिन्न भिन्न जगह पे, और उनको छाना जाता है और वहां से बाहर निकाला जाता है। तो उनको क्या करता है, इनका आदि का परिवहन करता है। क्लियर। यानी कि भोज्य पदार्थों का, श्वसन गैसों का, उत्सर्जी पदार्थों आदि का परिवहन करता है। ये पहला मुख्य काम है इसका। दूसरा काम क्या है कि बीमारियों से सुरक्षा करता है। हमारे शरीर का क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। किससे? भिन्न भिन्न तरह के डिजीज से। कैसे? जो इसमें रक्त में जो WBC है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, वो वास्तव में हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। वो हानिकारक पदार्थों को विघटित करते हैं, उनको खत्म करते हैं, चाहे वो जीवित हो या मृत हो। कोई रसायन भी हो सकता है, जीवाणु हो सकते हैं, हानिकारक वायरस हो सकते हैं। इन सबको क्या करता है, विघटित करता है, मारता है, और उसके बाद हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, जो उनसे उत्पन्न होने वाली बीमारियां थी उनसे। ठीक। तो ये दूसरा काम है इसका कि बीमारियों से सुरक्षा करता है। तीसरा काम क्या है कि शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, जो बॉडी टेम्परेचर है उसका रेगुलेशन करता है। क्लियर। तो ये 3 इसके मुख्य काम हैं ब्लड के। क्लियर। अब क्या है कि रुधिर मुख्यतः 2 भागों से बना होता है, यानी कि कह सकते हैं कि रुधिर या ब्लड के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है यानी रुधिर कणिकाएं जिसे कहते हैं, और प्लाज्मा। ये 2 भाग होते हैं रुधिर के। क्लियर। तो वास्तव में मेजर पोर्शन, जो अधिक वाला भाग है रुधिर का, वो होता है प्लाज्मा। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए प्लाज्मा क्या है कि रुधिर का द्रवीय अवयव है, यानी कि जो लिक्विड वाला पार्ट है, जो फ्लूइड वाला यानी द्रव रूपी जो भाग है रुधिर का, वो क्या है, प्लाज्मा। क्लियर। और क्योंकि ये इसका प्लाज्मा जो है वो ब्लड का मेजर पार्ट है, जो अधिक वाला हिस्सा है वो है प्लाज्मा। तो यानी कि कितना वो होता है कि रुधिर का लगभग 55% भाग ये बनाता है। पूरा जो रुधिर है, पूरा ब्लड जो है शरीर में, उसके संपूर्ण आयतन का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। क्लियर। और इसी 55% जो भाग है द्रव रूपी, उसी में ये जो है ना ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी रुधिर कणिकाएं, ये तैरती रहती हैं। उसी में कह सकते हैं, उसी में घुल करके तैरती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह आती जाती हैं। उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्या है कि हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है ये।
जो प्लाज्मा है वो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। और इसमें अब क्या क्या उपस्थित होते हैं वो देखते हैं। तो इसमें लगभग 90 से 92%, तो यहां वही लिखा है लगभग 90% जल होता है। 90% जो प्लाज्मा का है वो क्या है, जल है। और उसमें भिन्न भिन्न तरह के पदार्थ घुले हुए हैं। जो भोजन खाने के बाद अवशोषित होकर जा रहा है वो भी घुला है, CO2 भी घुला है, कुछ मात्रा में O2 भी घुला है, ये सारी चीजें उसमें घुली हैं। तो वास्तव में इसमें 90% जल होता है, जिसमें क्या क्या घुला है वो देखते हैं। प्रोटीन घुले होते हैं, और मुख्यतः कौन कौन प्रोटीन, मुख्यतः ग्लोबुलिन और एल्बुमिन नामक प्रोटीन होते हैं उसमें। ठीक, तो क्या घुले होते हैं कि प्रोटीन्स घुले होते हैं, ग्लूकोज घुले होते हैं, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स यानी नमक या लवण कह सकते हैं, वर्ज्य पदार्थ यानी उत्सर्जी पदार्थ आदि घुले होते हैं। यानी कि जो प्लाज्मा है उसमें 90% क्या है, जल है, 90 से 92% जल होता है। और जो 8 से 10% बचता है वो ये सभी पदार्थ उसमें घुले रहते हैं। ठीक, और इन्हीं पदार्थों का क्या करता है, वो अपने अंदर इन्हीं पदार्थों को घोल करके प्लाज्मा इन्हीं पदार्थों का क्या करता है, वहन करता है। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह उनको परिसंचरित करता है, ले आता है और ले जाता है अपने में घोल करके। क्लियर, प्लाज्मा समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं ब्लड कैप्सल्स या रुधिर कणिकाओं को। देखिए, ब्लड कैप्सल्स या ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, हिंदी हो जाएगा रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं। क्लियर, और ये क्या है, ये रुधिर का ठोस वाला भाग है। जो सॉलिड पार्ट है ना ब्लड का, वो है ब्लड कैप्सल्स या रुधिर कणिकाएं। तो यहां वही लिखा है कि रुधिर का ठोस अवयव है, ठोस वाला हिस्सा है रुधिर का। और ये क्या है कि रुधिर का लगभग 45% भाग बनाता है। जो संपूर्ण रुधिर है उसके संपूर्ण आयतन का लगभग 45% भाग जो है वो क्या है, ब्लड कैप्सल्स होते हैं। और ये ब्लड कैप्सल्स इसी प्लाज्मा में तैरते हुए एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हैं। किसमें, रुधिर जो वाहिनियां हैं उनके अंदर। उन रुधिर वाहिनियों को अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर, अब क्या है कि ये रुधिर कणिकाएं या ब्लड कैप्सल्स भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, आरबीसी, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड ब्लड कैप्सल्स या रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक, हिंदी हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं। क्लियर, दूसरा है WBC यानी व्हाइट ब्लड कैप्सल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। हिंदी हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रुधिर कोशिकाएं। क्लियर, और तीसरा जो पार्ट है इन ब्लड कैप्सल्स का वो है ब्लड प्लेटलेट्स यानी रुधिर प्लेटलेट्स। क्लियर, अब पहले आरबीसी को डिस्कस करते हैं। देखिए, आरबीसी क्या है कि पहला तो इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, पहला। दूसरा क्या है कि इनमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन नामक जो यौगिक है या पदार्थ है वो आरबीसी में उपस्थित होता है। और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आरबीसी लाल रंग के होते हैं, इसीलिए लाल रुधिर कणिकाएं कहलाती हैं। और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण पूरा ब्लड जो है वो भी लाल होता है, यहां बताया गया है। क्लियर, अगला क्या है कि केंद्रक इनमें अनुपस्थित होते हैं। जो आरबीसी की कोशिकाएं हैं, जो आरबीसी हैं, उनमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं इनमें। और लास्ट क्या है, इनका काम क्या है कि ये O2 तथा CO2 के वहन का कार्य करते हैं। जो आरबीसी है वो O2 तथा CO2 के वहन का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ढोने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, इनमें जो हीमोग्लोबिन उपस्थित है ना उसकी सहायता से करते हैं। वास्तव में जो संपूर्ण काम है ना आरबीसी के अंदर वो हीमोग्लोबिन का ही होता है, जिसका प्रमुख काम होता है कि ये O2 तथा CO2 का क्या करता है, वहन करता है, ढोता है। किसके अंतर्गत, जब फेफड़े और कोशिकाओं के मध्य O2 तथा CO2 का क्या होता है, गैसीय विनिमय होता है। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। क्लियर, तो ये तो रहा आरबीसी। अब WBC को देखते हैं। WBC यानी व्हाइट ब्लड कैप्सल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लियर, हिंदी क्या हो जाएगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रुधिर कोशिकाएं। तो उसका पहला पॉइंट क्या है कि इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इन्हें
ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। जैसे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वैसे डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि इनमें जो डब्ल्यूबीसी है उनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होते हैं, यानी हीमोग्लोबिन इनमें नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए आरबीसी तो रेड होता है, लाल होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी लाल रंग का नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी रंगहीन होता है, या कह सकते हैं थोड़ा सा व्हाइटिश होता है, यानी थोड़ा सा सफेद कलर लिए हुए होता है। क्लियर। अगला पॉइंट है कि इसमें जो डब्ल्यूबीसी है उनमें केंद्रक उपस्थित होते हैं। देखिए तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा, आरबीसी में क्या था, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होते हैं। क्लियर। और इनका काम क्या है कि ये रोग जनकों को, रोग जनक मतलब कि वे पदार्थ या वे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर आकर के रोग उत्पन्न करते हैं, रोग को जन्म देने वाले, उन्हें कहते हैं रोग जनक। ठीक, तो रोग जनकों को मारकर शरीर को रोग मुक्त करने का कार्य करता है क्या, डब्ल्यूबीसी। इसीलिए इसे हमारा प्रतिरक्षी तंत्र भी कहते हैं, हमारा ये रक्षा करता है रोगों से, भिन्न भिन्न तरह से। तो यहां पे वो बताया गया था बीमारियों से सुरक्षा करता है, तो वास्तव में वो डब्ल्यूबीसी के ही बारे में बताया गया था। क्लियर। और जो तीसरा भाग है ब्लड कैप्सल्स का वो है ब्लड प्लेटलेट्स। अब क्या है इसमें पहला पॉइंट कि इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक वैसे जैसे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, इसी तरह ब्लड प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है कि इनमें भी केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, आरबीसी की तरह ब्लड प्लेटलेट्स में भी केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, और वास्तव में इसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यह भी रंगहीन ही होता है। ठीक। और काम क्या है इसका, बहुत ही प्रमुख काम है कि जब हमें चोट लगता है, ब्लड बाहर आना शुरू करता है, तो थोड़ी देर बाद ब्लड क्या होता है, थक्का बना लेता है। तो वास्तव में रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं कौन से, ये ब्लड प्लेटलेट्स। क्लियर। तो ये तो रहा ब्लड यानी रुधिर या रक्त। अब क्या है कि ये जो रुधिर है ये पूरे शरीर में बहते हैं, किनसे होकर के बहते हैं, तो अत्यंत ही पतली पतली नलिकाएं बिछी हुई हैं पूरे शरीर में, जो नलिकाओं जैसी संरचना है बिछी हुई पूरे शरीर में, जिनमें ये रुधिर बहते हैं, जिनसे होकर के उन्हें कहते हैं रुधिर वाहिनियां या रक्त वाहिनियां। इंग्लिश है ब्लड वेसल्स। क्लियर। तो अब हम लोग ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, अगले वीडियो में ब्लड वेसल्स के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।